प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का संकल्प परिवार में स्वागत है। आशा करते हैं आपकी तैयारी कंटिन्यू होगी और इसी प्रोसेस में हमने परसेंटेज के सभी प्रकार के बेसिक और इम्पोर्टेंट बातें सीख रखी हैं। आज जो बातें हमने सीख रखी हैं, जो भी हमने परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन कर रखे हैं, उन सभी क्वेश्चन को मिलाकर किस प्रकार से और अलग टाइप से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम उन्हीं क्वेश्चनों की बात करने जा रहे हैं। आज का कोई भी क्वेश्चन नया नहीं होगा। जो भी आपने पुरानी सीखी हैं बातें, उन बातों से कैसे बड़े लेवल पर एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछता है, आज उन्हीं की बात करने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाइएगा आप सभी लोग अपने अपने पेन और कॉपी के साथ, क्योंकि आज का हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक अलग क्वेश्चन होगा। बहुत कुछ अभ्यास करने को मिलेगा और बहुत कुछ चीजें फिर से एक बार रिवीजन हो जाएंगी। तो सभी लोग तैयार हो जाइए अपने अपने पेन और कॉपी के साथ। तो आइए इसी सीक्वेंस में मिलिएगा आज के अपने सबसे पहले बेसिक पहले क्वेश्चन से। और आपके सामने एक बहुत ही बेसिक सा पहला क्वेश्चन आ चुका है। याद रखिएगा, आज बातें नई कम होंगी। जो बातें आपकी हो चुकी हैं उस पर बड़े लेवल पर, हाई लेवल पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं उस पर बात करनी है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है यदि a का 80% बराबर b का 50%, तो और कह रहा है b बराबर a का x%, तब x का मान क्या होगा। तो मतलब क्या है, यहाँ a और b का उसने बोला है कि b बराबर a का x%। तो ना भैया b का पता है ना a का पता है, तो अभी हम क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a और b की वैल्यू निकालने के लिए लाइन दी गई है। और इस लाइन में आपको एक बहुत ही प्यारी सी बात पता है, क्या आपको दिया गया a का माने क्या होता है, गुणा 80% यानी कि 80% बराबर b का माने गुणा 50% यानी 50%, यही तो दिया गया। आप पहले यहाँ से a और b की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे, आपको पता है क्या, आपको मालूम है कि परसेंटेज से परसेंटेज और जीरो से जीरो तो कट ही जाएगा। तो अभी आपके सामने क्या है, a गुणे 8 बराबर b गुणे 5। बहुत ही प्यारी सी लाइन आपके सामने है, a गुणे 8 बराबर b गुणे 5 और हमें a और b की वैल्यू पता करनी है। तो आपको पता है a और b की वैल्यू कैसे पता करेंगे। आपको एक चीज मालूम है क्या, आपको मालूम है कि गुणा वाला कभी किसी का मान नहीं होता। आपको मालूम है क्या, आपको मालूम है कि गुणा वाला कभी किसी का मान नहीं होता। मान कौन होता है, भाग वाला। भाग वाले का मतलब जो बटे में लिखा होता है वो उसका मान होता है। तो कहने का मतलब ये जो 5 है वो किसका मान हो जाएगा, a का, और जो 8 है वो किसका मान हो जाएगा, b का। आपको मालूम है कि जहाँ a लिखा हुआ 5 लिख सकते हो, जहाँ b लिखा हुआ 8 लिख सकते हो। बस क्वेश्चन अपने हाथ में है। क्या दे रहा है, कह रहा है b बराबर a का x%। वो कह रहा है b बराबर a का x%, तो x की वैल्यू चाहिए तो b का मान बताइए कितना है, 8 बराबर a का मान कितना है, 5 का मान एक गुणा और x% मतलब x/100, यही तो कहा है। तो चलिए काट दीजिए, 5 दूनी 10 और इससे ये कटेगा तो x बराबर जो अपना आंसर आ जाएगा वो x बराबर कितना आ जाएगा, 160। वेरी गुड, एक बेसिक सा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आया था और आशा करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों का यही आया होगा। एक बार फिर से समझिएगा, आज का हर एक क्वेश्चन अलग होगा, खास होगा और थोड़ा सा लेवल हाई होगा। इसी तैयार रहिएगा अपनी पेन और कॉपी के साथ, क्योंकि हर एक क्वेश्चन सीखना, समझना और रिवीजन करना हमारे लिए जरूरी है। क्या कह रहा था, a का 80% बराबर b का 50%। तो पहले हमने यहाँ से a और b की वैल्यू निकाली। कैसे निकाली, परसेंटेज से परसेंटेज, जीरो से जीरो कट गया। हमें मालूम है कि गुणा वाला मान नहीं होता, मान कौन होता है, भाग वाला। जब भाग वाला मान होता है इसका मतलब 5 यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ चला जाएगा। बस उसके बाद उसने क्या बोला था, b बराबर a का x%, तो b का मान है 8 बराबर a का मान है 5 गुणे x%। कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 160। आशा करते हैं ये प्यारी सी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। और अगर ये प्यारी सी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है तो आज के सफर को स्टार्ट करते हुए, कंटिन्यू करते हुए आइए मिलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन से। आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, पढ़िएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किसी एक संख्या के 9% और दूसरी संख्या के 4% का योग। कह रहा है पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग के बराबर है, तो पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, उसी लाइन पर क्वेश्चन है जिस लाइन को आपको आती है और जिस लाइन को अभी हमने रिवीजन किया है। देखते हैं
उसे बोला है दो संख्याओं की बातें हैं, तो ये सिर्फ दो संख्या हमारी ए और बी है, डायरेक्ट लिखते चलिए। उसे बोला है एक संख्या का 9%, यानी पहली संख्या का 9%, तो 9% पहली संख्या का, और कह रहा है दूसरी संख्या का 4%, यानी कि 4% दूसरी संख्या का क्या कह रहा है, योग, यानी कि इन दोनों का योग। यही तो बोला है। वो किसके बराबर है, कह रहा है कि पहली संख्या के 6%, यानी कि पहली संख्या का 6%, तो 6 प्लस दूसरी संख्या के 8%, यानी कि 8% है दूसरी संख्या की। यही तो बोला उसने। एक बार फिर से देखिएगा, हमने अभी कुछ नहीं किया, जो वो बोला था बस हमने वही किया है, हमने बस वही लिख दिया। क्या उसे बोला है एक संख्या के 9% और दूसरी संख्या के 4% का योग। तो पहली संख्या का 9% क्या होगा, 9% ए, दूसरी संख्या बी है तो 4% बी। वो कह रहा है का जो योग है वो क्या है, पहली संख्या के 6%, तो पहली संख्या का 6% तो ये हो गया, दूसरी संख्या के 8% तो ये हो गया। कह रहा है ये दोनों जो योग हैं वो आपस में कैसे हैं, बराबर। यही तो बोला उसने। उसने बोला कि ये दोनों जो योग है वो आपस में कैसे हैं, बराबर। बस कैलकुलेट कर लीजिए और ए और बी की वैल्यू निकाल लो। अब पता है ए और ए एक तरफ कर देंगे पक्षांतर करके, बी और बी एक तरफ कर देंगे पक्षांतर करके, तो कर दीजिए। जब ये 6 इस तरफ आएंगे तो अच्छा बताओ 9 में से जब 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3% ए, यही तो बचेगा, बराबर। जब ये 4% भी इस तरफ जाएगा तो 8 में से 4 घटाओगे, तो 8 में से 4 घटाओगे क्या आ जाएगा, 4% बी। यहाँ तक किसी कोई परेशानी, परसेंटेज से परसेंटेज तो कट गया। अब आपके सामने क्या मान लिखा हुआ है, आपके सामने सिर्फ इतना बचा है 3a बराबर 4b। आपके सामने लिखा है 3a बराबर 4b, और जैसे हमारे सामने लिखा 3a बराबर 4b, हमें पता है ये गुणा में लिखे हैं और पता है गुणा वाला कभी किसी का मान नहीं होता है। अब मालूम है कि गुणा वाला कभी किसी का मान नहीं होता, तो मान कौन होता है, मान होता है भाग वाला। मान कौन होता है, भाग वाला। तो जब भाग वाला मान होता है तो ये 4 यहाँ क्या कर रहा है, बताइए 4 क्या कर रहा है, 4 तो 4 आ जाएगा यहाँ। 3 क्या कर रहा है, 3 घटाओ 3 आ जाएगा यहाँ। तो भैया अपना जो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात आएगा वो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या आ जाएगा, 4:3। वेरी गुड। तो आप सभी लोगों का यही आंसर आया होगा। तो उसने पूछा पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात बताइए, तो पहली तथा दूसरी संख्या का हमारा अनुपात ऑटोमेटिक जो आया वो कितना है, 4:3। आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये छोटे छोटे और प्यारे से क्वेश्चन अच्छी तरीके से आते भी थे, और अगर नहीं आते हैं तो आप अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों को सीख रहे हैं। और इसी सीखने के आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक प्यारे से क्वेश्चन। सभी लोग तैयार रहिएगा और जल्दी जल्दी कैलकुलेट करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आज हम उन सभी क्वेश्चनों को सीख रहे हैं जो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सीखे हुए हैं, लेकिन आज उन क्वेश्चनों पे एग्जामिनर कैसे लेवल चेंज करता है उनकी बात चल रही है। देखते हैं, एक लगा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अभी हमने जो क्वेश्चन लगा चुके हैं पिछली क्लास में वो छोटे लेवल का क्वेश्चन था। आज उसी के लेवल को बढ़ा दिया गया है। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है एक परीक्षा में किसी संख्या के 4/5 गुणे तथा उसी संख्या के 2/3 गुणे को जोड़ना था। कह रहा है एक संख्या के 4/5 गुणे तथा उसी संख्या के 2/3 गुणे को कह रहा है जोड़ना था। लेकिन उस छात्र ने गलती से क्या कर दिया, उस छात्र ने गलती से उस संख्या के 5/4 गुणे और 3/2 गुणे को कह रहा है जोड़ दिया। कहने का मतलब हमने आपको करने के लिए दिया था ये, लेकिन आपने कर दिया ये। अच्छा एक बात बताइए, जब आपको करना ये था और आपने कर ये दिया है तो आपका उत्तर तो गलत आएगा या नहीं? और अगर आपका उत्तर गलत आएगा तो वो यही तो पूछ रहा है कि गणना में कितने प्रतिशत गलती हुई है। वो यही पूछ रहा है कि बताइए गणना में कितने प्रतिशत गलती हुई है। अब हमें क्या पता कितने प्रतिशत गलती है। चलिए सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। आप लोग भी प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा जल्दी लगाने का। आइए देखते हैं। उसे कहा था एक संख्या का हमें 4/5 निकालना है और उसी संख्या का 2/3 निकालना है और उन दोनों को जोड़ देना है। लेकिन उस विद्यार्थी ने उस संख्या का 5/4 निकाला, उसी संख्या का 3/2 निकाला और दोनों को जोड़ दिया, तो उत्तर तो गलत आएगा। उसे यही पूछा है कितने % गलत उत्तर आया है। आइए देखते हैं। संख्या क्या है, हमें संख्या नहीं मालूम है। अगर यहां संख्या मिल जाती तो हम जल्दी आसानी से लगा सकते हैं। अब अगर संख्या नहीं दी गई है तो संख्या माननी भी हमें आती है। अब यहां देखिएगा संख्या हम कैसे मानेंगे, वो कौन सी संख्या मान लें जिससे हमारी कैलकुलेशन
आसान हो जाए। देखिए संख्या में मालूम नहीं है, लेकिन जो भी संख्या मानी जाएगी, अब गौर कीजिएगा, जो भी संख्या मानी जाएगी उस संख्या को आपको 4/5 भी करना पड़ेगा, उस संख्या का आपको 2/3 भी करना पड़ेगा, उस संख्या का आपको 5/4 भी करना पड़ेगा, उस संख्या का आपको 3/2 भी करना पड़ेगा। संख्या में मालूम नहीं है, माननी आपको है, तो एक ऐसी संख्या मान लीजिए, एक ऐसी संख्या मानिए जिसका हम 4/5 भी कर लें, 2/3 भी कर लें, 5/4 भी कर दें, 3/2 भी कर दें। हमें ये करने से डर नहीं लगता, डर सिर्फ इतना लगता है कि जो भी संख्या होगी उसमें 5 का विभाग देना पड़ेगा, 3 का विभाग देना पड़ेगा, 4 का विभाग देना पड़ेगा और 2 का विभाग देना पड़ेगा। संख्या आपको माननी है, मानो जल्दी से। क्या संख्या मानोगे? वेरी गुड, जल्दी सोचो। वेरी गुड, काफी लोगों ने बताया कि वो संख्या होगी 60। काफी लोगों के माइंड में आ गया वो संख्या होगी 60, क्योंकि 60 में इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी, इन सबका भाग चला जाएगा। अगर संख्या वो 60 थी और अगर हम 60 का 4/5 और उसी 60 का 2/3 निकालते तो देखते क्या आता। तो 5 से जब ये भाग देंगे, 5 एकम 5, 1 बची 5 दूनी 10, तो 12 चौको 48 प्लस 3 से ही काटेगा 20 बार और 20 दूनी 40। मतलब जो अपना राइट आंसर आना था, वो राइट आंसर कितना आना था? 88। अपना जो राइट आंसर बनता, वो राइट आंसर बनता 88। लेकिन उस विद्यार्थी ने क्या किया? उस विद्यार्थी ने 60 का 5/4 कर दिया और उसी 60 का 3/2 कर दिया। तो देखो इसका आंसर कितना आता है। इससे काटेंगे 15 चौको 60 और 15 पन्ना 75 प्लस 2 से कटेगा ये 3 बार और 30 दिया 90। मतलब उसका जो आंसर आ गया वो आंसर कितना आ गया? 165। अच्छा एक बात बताइए, आपका राइट आंसर था 88 और आपका आंसर आ रहा है 165, तो बताइए क्या सही आया है गलत? गलत आया। उसने यही पूछा कितने % गलत आया, तो बताइए कितना गलत आया, मतलब ये कितना ज्यादा आ रहा है, बताइए कितना ज्यादा आ रहा। तो घटा लीजिए, 15 में से 8 जाएंगे, कितनी बचेंगे बोलिएगा? 7। फिर 15 हो गए, 15 में से 8 जाएंगे, कितना ज्यादा आ रहा? 77 बटे राइट आंसर अपना कितना था? 88 और गुणा किसका करोगे? 100 का, तो 11 सत्ते 77, 11 अट्ठे 88, तो ये अपने हो जाएंगे कितने? 700/8। तो आप जल्दी से कैलकुलेट करिएगा कितनी बार जाएगा, तो कितनी बार जाएगा? 8 8 64, कितने बचेंगे? 6। 60 हो गए, 8 सत्ते 56, कितने बचेंगे? 4 और 8 5 40। वेरी गुड। तो हमारी जो गलती हुई है वो गलती कितनी हुई है? 87.5। वेरी गुड। आशा करते हैं कि आपका भी यही आंसर आया होगा। लेकिन आज के क्वेश्चन इस प्रकार के हैं, वो क्वेश्चन है जो हमें सीखना इस बार बेहद जरूरी है। हमने बेसिक भी सीखे हैं, मॉडरेट भी क्वेश्चन भी किए हैं और उसी के आगे थोड़ा से अपने लेवल को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो आप सभी लोग जल्दी से कैलकुलेट कीजिएगा और आप लोग भी जल्दी से आंसर निकालिएगा। और आशा करते हैं इस प्यारे से छोटे से क्वेश्चन को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सीख भी लिया है और समझ भी लिया है। और अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रिवीजन कर लिया है तो अपनी स्पीड को और आगे बढ़ाते हुए आइए मिलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन से। एक और नया क्वेश्चन आ गया है, पढ़िएगा। हर एक क्वेश्चन आपकी पुरानी नॉलेज पर डिपेंड है। अगर आपने पिछली सभी क्लासें ले रखी हैं तो आज की क्लास में आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आने वाली हैं। और किसी कारणवश अगर आपने पिछली क्लासें नहीं ली हैं तो कृपया करके इस क्लास के बाद आप उन सभी क्लासों को बारी बारी से देखिए, समझिए और सीखिए और वो सभी क्लासें आपकी प्ले लिस्ट में उपलब्ध होंगी। तो आइए मिलते हैं एक और प्यारे से क्वेश्चन से। देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक वृत्ताकार खेल के मैदान की त्रिज्या 80 मीटर है। कह रहा है यदि इसकी त्रिज्या को 64 मीटर कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % कमी होगी। क्वेश्चन तो बहुत ही नया लग रहा है। उसे बोला एक पहले त्रिज्या थी 80 मीटर और कह रहा है कम करके अगर 64 मीटर कर दिया जाए तो पूछा बताओ क्षेत्रफल में कितने % कमी होगी। क्षेत्रफल में कितने % कमी होगी, कुछ अलग टाइप का लग रहा है। अच्छा पहले आप ये निकालो, क्षेत्रफल में कितने % कमी होगी ये बाद की बात है। क्षेत्रफल में कितने % कमी होगी ये बाद की बात है। पहले आप ये निकालिए, क्या पहले आप ये निकालिए कि उसकी त्रिज्या को आपने कितना कम किया है। अब पहले ये निकालो कि उसकी त्रिज्या को आपने कितने % किया है। देखिए पहले त्रिज्या थी आपकी 80 और आपने कम करके कर दिया 64, तो पहले आप ये निकालो त्रिज्या में कितने % की कमी की गई है। अच्छा एक बात बताइए, 80 से 64 कर दिया, 80 जब 64 करेंगे कितनी त्रिज्या कम हुई है बताइए। 80 से 64 कर दिया तो कितनी त्रिज्या कम हो गई? 16।
16 तो कम की है, बटे त्रिज्या थी कितनी हमारी 80 और गुणा कर देंगे 100 का, तो 16 80 और 5 से कटेगा, तो आप बोलोगे हमारी त्रिज्या को जो आपने कम किया है, हमारी त्रिज्या को जो आपने कम किया है वो कितने परसेंट कर दिया? 20%। यहां तक किसी कोई परेशानी? बोलिएगा यहां तक कोई परेशानी? हमने सिर्फ पहले ये निकाला है कि आपकी त्रिज्या कितनी कम हुई है। उसने बोला है कि देखिए पहली आपकी त्रिज्या थी 80 और आपने कम करके कर दी है 64। अच्छा बताइए 80 से अगर 64 कर दी तो बताइए कितने परसेंट की कमी हुई है? आप बताइए कितने परसेंट की कमी हुई है? देखिए 80 से 64 किया, कितना कम कर दिया? 16 बटे पहले थी 80 और गुणा किसका कर देंगे? 100 का। कहने का मतलब आपने जो कमी कर दी वो कितने परसेंट कर दी है? 20%। क्वेश्चन हमारा क्या बन गया? थोड़ा सा सुनिएगा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन ये कुछ था ही नहीं, क्वेश्चन हमारा पता क्या था? क्वेश्चन ये था कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाए, याद कीजिए कुछ पुराना क्वेश्चन आपने सीखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? आपका जाना पहचाना क्वेश्चन कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी? और आपको शायद याद होगी वो जानी पहचानी लाइन, क्या? 2x + x² बटे 100। बोलो याद है या नहीं? 2x + x² बटे 100। अगर वृद्धि होती है तो यहां प्लस लगाएंगे, लेकिन यहां कमी हो रही है तो इसलिए यहीं क्या लग जाएगा? माइनस। बताइए ये लाइन सबको याद है? अगर वृद्धि होती तो यहां लग जाता प्लस, अगर कमी हो रही तो यहां लग जाएगा माइनस। और इस प्यारी सी लाइन का प्रयोग हम मैथ में कितनी आकृतियों में करते हैं ये भी आपको मालूम है। अच्छा एक बार रिवाइज कर लीजिए अपने माइंड में कि इस लाइन का प्रयोग हम मैथ की कितनी आकृतियों में करते हैं। और इस बात को हमने पिछली क्लास में सीखा हुआ है। क्या सीखा है? कि इसका प्रयोग हम कहां कहां करते हैं? वृत्त में, वर्ग में, वृत्त में, समबाहु त्रिभुज में, घन में और गोले के क्षेत्रफलों में किया जाता है। मतलब इस लाइन का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं? वर्ग में, वृत्त में, समबाहु त्रिभुज में, घन में और गोले के क्षेत्रफलों में किया जाता है। तो आइए कर देते हैं। हमने बोला कि वृत्त की त्रिज्या में कितने परसेंट कमी हुई? 20। हमने बोला वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी हुई। उससे पूछा क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी? तो 2x - x² बटे 100। x बराबर हमारा जब 20 है तो इसमें वैल्यू रख दो, 20 दूनी 40 माइनस 20 का स्क्वायर होगा 400 बटे 100। 0 0 0 0 कट जाएंगे तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 36% की कमी। वेरी गुड। तो अपना जो राइट आंसर आने वाला है वो राइट आंसर आएगा 36% की कमी। आशा करते हैं हम इस प्यारी सी बात को आपने अच्छे से समझ रखा है, रिवीजन कर लिया है। और अगर इस बात को समझने में थोड़ी भी प्रॉब्लम हुई है तो आइए एक नजर और डालते हैं स्पीड से इसी बात पर। जल्दी से नजर डालिएगा, जल्दी से इस बात पर एक बार नजर डालिएगा। उसने बोला था मैदान की त्रिज्या 80 से घटाकर 64 कर दी है। कह रहा 80 से घटाकर 64 कर दी, तो आपने पहले ये निकाला कितने परसेंट की कमी कर दी? तो आपने निकाला 16 बटे 80 गुणे 100। 16/80 मतलब आप बोलेगी त्रिज्या में 20% की कमी कर दी। मतलब क्वेश्चन हमारा ये है कि वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी हो गई, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वृत्त की त्रिज्या में कमी कर दी थी, क्षेत्रफल का प्रभाव पूछा था। तो आपको ये प्यारी सी लाइन भी याद थी, तो हमने इसमें जब वैल्यू रखी तो 40 - 400 बटे 100 और अपना जल्दी से जो आंसर आया वो आंसर कितना आ गया? 36%। आशा करते हैं अब इस प्यारे से क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। और अगर इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन इन फ्यूचर आपके एग्जामों में आता है तो आप उस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर लेंगे। और अगर आप रिवीजन और या सीखने के सिलसिले को कंटिन्यू कर चुके हैं तो इसी सिलसिले को और कंटिन्यू करते हुए आइए देखते हैं अपना एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और नया क्वेश्चन आया। सभी क्वेश्चन आपकी पिछली क्लासों की नॉलेज पर डिपेंड हैं, तो कृपया करके आप सभी लोग उन क्लासों को बहुत ही सीरियस तौर पर देखिएगा, समझिएगा और फिर इसके बाद इन क्लासों के होने वाले सभी क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से आने लगेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा कपड़े का मूल्य 250 रुपए प्रति मीटर से, कपड़े का मूल्य 250 रुपए प्रति मीटर से 300 रुपए प्रति मीटर हो गया। मतलब पहले कह रहा है कि पहले जो कपड़े का मूल्य था वो 250 रुपए प्रति मीटर था, लेकिन वो अब जो मूल्य हो गया वो कह रहा है 300 रुपए प्रति मीटर हो गया है। तो कह रहा है एक विक्रेता या एक व्यक्ति
उसमें कितने प्रतिशत कपास कम खरीदे कि उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो। उसे बोला है पहले कपास आता था 1 मीटर 250 रुपए का, अब कपास 1 मीटर आ रहा है 300 रुपए का। कह रहा है ऐसे तो हमारा खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। कह रहा है ऐसे खर्चा तुम्हारा बहुत बढ़ जाएगा। तो वहां एक वो कंडीशन लगा ले रहा है, वो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है कितने प्रतिशत कपास कम खरीदे, मतलब वो कुछ कपास कम खरीदने को तैयार है, और इसके साथ ये भी कह रहा है ताकि उसका खर्च 10% की वृद्धि हो, मतलब वो कुछ तो खर्चा बढ़ाएगा अपना और वहां से कुछ कपास कम कर देगा। खर्चा 10% बढ़ाएगा ये बता दिया है, कपास कितना कम लेना पड़ेगा ये आपसे पूछा है, तो बताइए ना, कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है पहले कपास था 250 रुपए का, उसमें हो गई है, और कह रहा है पहले हम खर्चा करते थे 250 रुपए, अब कह रहा है उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो, मतलब वो अपने खर्चा में सिर्फ 10% की वृद्धि करना चाहता है। पहले 250 रुपए खर्चा कर रहा था, अब 10% और वृद्धि कर देगा, तो 10% वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा 110%। 10% वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा 110%। तो आप 250 का 110% निकाल लीजिए, और 250 का जब 110% आप निकालेंगे तो 250 का 110% कितना आ गया 275 रुपए। मतलब आज आप जो रुपया खर्च करने को तैयार हो, वो कितना रुपया खर्च करने को तैयार हो 275। एक फिर से ध्यान से समझिएगा, 250 रुपए आप पहले खर्चा कर रहे थे और आप अपने खर्चे में सिर्फ 10% बढ़ाने की बात करते हो, तो 250 में जब 10% की वृद्धि करोगे तो मतलब आज की तारीख में आप कितना रुपया खर्चा करने को तैयार हो 275। लेकिन कपास तो भाई साहब 1 मीटर 300 रुपए का हो गया है, कपास है 300 रुपए का और आप 275 रुपए खर्च कर रही हो। क्या आपको 1 मीटर कपास मिलेगा? आप बोलोगे नहीं मिलेगा। कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा वही तो वो पूछा है। तो आप बताइए आपके कितने रुपए कम पड़ रहे हैं, अभी बताइए कितने रुपए कम पड़ रहे हैं। तो आप बोलोगे 25, बट इस समय कितना हो गया है, तो आप बोलोगे 300 और गुणा किसका करोगे 100 का, 0 0 काट दीजिए तो 3 से काटेंगे 3 8 24, 1/3%। सही है। तो जैसे हमने इसे कैलकुलेट किया 3 8 24, 1/3%, मतलब वो व्यक्ति कपड़े को कितने परसेंट कम खरीद पाएगा 8 सही 1/3%। आशा करते हैं ये प्यारे से क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो जल्दी से देखिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चनों में नॉलेज आपकी पुरानी है और उन पुरानी नॉलेज को मिलाकर ये नए क्वेश्चन हम फिर से सीख रहे हैं। उसे बोला था कपड़े का मूल्य था 250, बढ़ के हो गया 300। कह रहा बताइए कितने मीटर कपड़ा कम खरीदें ताकि खर्च केवल 10% बढ़े, तो 10% खर्चा बढ़े यानी कि 110% हो जाए। तो हमने जब 250 का 110% निकाला तो आप कितना खर्चा करने को तैयार हो 275। आप आज 275 रुपया खर्चा करने को तैयार हो, लेकिन 275 में 1 मीटर कपड़ा नहीं आता है क्योंकि कपड़ा आता है 300 रुपए में 1 मीटर। वो पूछा अब बताइए कितने परसेंट कमी होगी, तो आप बताइए अभी कितना रुपया कम पड़ रहा है। तो आपका जो रुपया कम पड़ रहा है वो कितना कम पड़ रहा है 25, बट इस समय कीमत है 300, गुणा करेंगे 100 का, 0 0 और 3 से जब काटेंगे 3 8 24, 1/3%। अब आशा करते हैं अब इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बताइएगा आज के ये क्वेश्चन हमें समझ में आ रहे हैं या नहीं। वेरी गुड, समझने का प्रयास कीजिएगा। रास्ता कठिन होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम उस रास्ते में चले ही ना। हाँ, थोड़ी मुश्किलें आएंगी, थोड़ी देर के लिए हम रुकेंगे, गिरेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रुकेंगे। हम चलते रहेंगे, स्पीड में ना सही, धीमे ही सही, लेकिन हम अपनी गति को आगे बढ़ाते ही रहेंगे। तो उसी गति को और आगे बढ़ाते हुए आइए तैयार हो जाइए, क्योंकि एक और प्यारा सा और एक नया सा क्वेश्चन इस बार हमें अब सीखना है। तो आइए मिलते हैं एक अच्छे से नए क्वेश्चन से। आ गया है आपके सामने एक और प्यारा सा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हमें सीखना है। पहले इस क्वेश्चन को आज हमें सीखना है। जो क्वेश्चन आपकी पुरानी नॉलेज से संबंधित हैं उसको भी बताया जा रहा है कि ये आपकी पुरानी नॉलेज से हैं, और अगर कोई क्वेश्चन नया है तो आपको ये भी बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन अब नया है। इस क्वेश्चन को पहले हम सीख लेंगे और फिर जल्दी से इस पे अभ्यास कर लेंगे। एक चीज और, सीखना अच्छी बात है, लेकिन सीख के हम मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं, बार बार अभ्यास करना ही पड़ता है, क्योंकि जो अभ्यास करता है वो मंजिल पे पहुंचता है, वो अपनी स्पीड को आगे बढ़ाता है। तो सीखिएगा, सीखने के बाद उस पर अभ्यास कंटिन्यू करिएगा, यह बेहद इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा। क्वेश्चन कह रहा है एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है, और कह रहा है 20,000 से ज्यादा की बिक्री पर 1% बोनस और मिलता है। यदि उसकी आय कह रहा 6800 रुपए हो तो उसकी कुल बिक्री ज्ञात कीजिए।
मतलब ये कह रहा है कि एक व्यक्ति को जो भी उसकी कुल बिक्री है उसमें 9% कमीशन मिलता है, और जो भी वो कुल बिक्री है उस बिक्री में 20,000 के ऊपर जितना और खर्चा होगा, 20,000 से ज़्यादा और जो बिक्री करेगा उसमें कह रहा है 1% एक्स्ट्रा बोनस और मिल जाएगा। वहाँ 9% तो मिलेगा ही, और यहाँ 1% एक्स्ट्रा और मिल जाएगा। तो कह रहा है इस प्रकार से जो उसकी टोटल जो आय होती है उस व्यक्ति की, वो कह रहा है 6800 रुपये हो जाती है। तो पूछ रहा है उसकी कुल बिक्री ज्ञात कीजिए, मतलब उस व्यक्ति ने कुल कितनी बिक्री की है। नया क्वेश्चन। तो पहले क्या है, नया क्वेश्चन होने की वजह से हम पहले इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से लगा रहे हैं, क्योंकि बेसिक भी आना जरूरी है हमें। पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले इस क्वेश्चन को हम बेसिक लगा रहे हैं। बेसिक बातें सिर्फ समझिएगा, ज़्यादा उस पर परेशान नहीं होना है, और बेसिक बातें आप जल्दी से समझ जाएंगे। और उसके बाद हमें एग्जाम हॉल पे कैसे लगाना है, कैसे उसे डील करना है, वो बात की बातें हैं, वो हम चंद सेकंड बाद सीख लेंगे। पहले उससे पहले एक नज़र हम बेसिक पे डाल देते हैं। उसे गला है कि एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 9% कमीशन मिलता है। अब भैया कुल बिक्री कितनी है ये तो हमें नहीं पता, कुल बिक्री कितनी है हमें ये तो नहीं पता, लेकिन जो भी कुल बिक्री है उस पर कह रहा है 9% कमीशन है। हमने कुल बिक्री जैसे मान ली x, अब यहां थोड़ा सुनिएगा, हमने कुल बिक्री मान ली x रुपए, ठीक है। तो इस पर 9% कमीशन आपको मिल रहा है, तो x पे 9% कमीशन कितना होगा, तो x पे 9% कमीशन होगा 9x/100। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम। और कह रहा है कि और 20,000 से ज्यादा की बिक्री पर कह रहा है 1% बोनस मिलता है। अब भैया टोटल बिक्री थी आपकी x रुपए की, टोटल बिक्री आपने की है x रुपए की, और उस x रुपए में कह रहा 20,000 से ज्यादा जो बिक्री हुई है। तो अच्छा एक बात बताइए, टोटल आपकी बिक्री x रुपए की है, और तो 20,000 से ज्यादा कितनी बिक्री की होगी, तो 20,000 से जो आपकी ज्यादा बिक्री होगी वो होगी x माइनस 20,000, यही तो होगी। और जो ये x माइनस 20,000 है, इस पे कह रहा है 1% कमीशन मिलता है, तो इसका 1% जो होगा वो इसका 1% कितना होगा, 1/100, यही तो होगा। यहां तक कोई परेशानी, बोलिए यहां तक कोई परेशानी। बस इस चीज को हम आराम से लिख लेंगे और कैलकुलेट करके अपना आंसर बता देंगे। जैसा कि पहले ही बताया, ये हमारा बेसिक है। बेसिक को हमें सिर्फ नजरों से एक बार देखना होता है, जरूरत होती है हमें बेसिक को समझने की। और एग्जाम हॉल पे कैसे करेंगे वो एक अलग मैटर होता है, वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन बेसिक देखिएगा। उसे बोला है कि कुल बिक्री पर 9% कमीशन मिलता है। हमने कुल बिक्री मानी थी x, तो x का 9% कमीशन आपको यहां मिल गया। x का 9% आपको जो मिला वो ये मिला। और कह रहा 20,000 से ज्यादा की बिक्री पर आपको 1% बोनस मिलता है, तो 20,000 से जो ज्यादा की बिक्री होगी वो होगी x माइनस 20,000, और उस पर 1% कमीशन, तो 1/100। देखिए कुछ आय आपकी यहाँ हो रही है, कुछ आय यहाँ हो रही है। अगर इन दोनों आय को जोड़ दें तो भैया टोटल आय जो आपकी दी गई है वो कितनी दी गई है, 6800। बताइए बात समझ में आ रही है या नहीं। कुछ आय आपको यहाँ दी गई है, कुछ आय आपको यहाँ दी गई है। अगर इन दोनों आयों को जोड़ दो टोटल कितनी होगी, 6800। और आप विश्वास करते और उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी से कैलकुलेट करके x की वैल्यू तो निकाल ही लेंगे। बताइए निकाल लेंगे या नहीं। तो अगर निकाल लेंगे जल्दी से प्रयास कीजिएगा, हमारे आंसर आने से पहले इस बार आपका आंसर आना चाहिए, क्योंकि लाइन तो आपके सामने लिखी है, बस कैलकुलेट ही तो करना है। करिए जल्दी से, आपके साथ साथ हम भी धीमे धीमे कर रहे हैं। 9x/100 प्लस, जब 1/100 का गुणा यहां करेंगे तो ये हो जाएगा x/100 माइनस, जब 1/100 का गुणा इस 20,000 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 200 बराबर 6800। तो बस जल्दी से करिएगा, 9x और 1x कितने हो गए, 10x/100 बराबर, ये माइनस के 200 में उस तरफ जाएंगे, किसके हो जाएंगे, प्लस के, तो उस तरफ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 7000। 0 से 0 कटा तो x बराबर जो आ जाएगा वो इधर गुणा कर देंगे, और x बराबर अपना आंसर आ जाएगा कितना, 70,000 रुपए। वेरी गुड। कहने का मतलब उस व्यक्ति की जो बिक्री थी वो बिक्री कितनी थी, 70,000 रुपए। आशा करते हैं इस बेसिक सी बात को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सुना भी है और देखा भी है, और आपको ये बेसिक बातें आती भी हैं। चलिए, लेकिन इन बेसिक बातों को हम एग्जाम हॉल पे ज्यादा देर तक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इन बेसिक नॉलेज में अच्छी बात है, ये बेसिक नॉलेज हमें आनी चाहिए, और आनी चाहिए इसी वजह से इस बेसिक तरीके से हमने लगाया हुआ है, आपने सीखा हुआ है। लेकिन एग्जाम हॉल पे ज्यादा बेसिक बातें नहीं की जाती हैं, वहां डायरेक्ट आपके आंसर पे डिपेंड किया जाता है। तो अब देखते हैं अब इसी बात को हम अपने एग्जाम हॉल में किस प्रकार से लगाने वाले हैं। करेंगे वही बातें, बस थोड़ा सा मूव करके, थोड़ा सा चेंज करके। अब आइए सीखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम एग्जाम हॉल पे कैसे लगाएंगे। उसने कहा कुल बिक्री पर 9% कमीशन मिलता है, और कह रहा 20,000 से ज्यादा जब बिक्री होगी तो 1% बोनस मिलेगा। देखिए कह रहा है कि शुरू के जो 20,000 है, थोड़ा सा एक प्रैक्टिकली समझ लीजिए, वहां तक आपको 9% है,
और 20,000 से जब ज़्यादा हो जाएगी बिक्री, 20,000 से जब ज़्यादा करने लगोगे तो 1% बोनस और मिलने लगेगा। तो 1% बोनस का मतलब 9% पहले मिल रहा था, 1% और 20,000 के प्लस वाले पे, 20,000 तक तो नहीं है, 9% है, प्लस वाले पे 1% बोनस यानी कि 10% मिलेगा। यही तो है, बोलो हाँ या ना। अब इस बात को थोड़ा सा ज़्यादा डीपली नहीं समझते हुए बहुत ही महीन सी बात सुनिएगा। उससे बोला है कि 20,000 तक 9% है, 20,000 से ज़्यादा पर 1% कमीशन मिल रहा है। अच्छा, मगर यही मान लें कि हमें पूरी बिक्री पर अगर हमें 10% कमीशन मिले तो कितना हमारा रुपया बनेगा? पूरी बिक्री पर अगर हमारा 10% कमीशन मिले तो हमें कितना रुपया बनेगा? तो कहने का मतलब अगर पूरी बिक्री पर 10% कमीशन मिलेगा तो क्या हो रहा है, जो ये शुरू के 20,000 है उस पर अभी 1% कमीशन और मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना। इस 20,000 रुपए पर, शुरू के 20,000 रुपए पर आपको 1% कमीशन और मिलेगा। और अगर शुरू के 20,000 रुपए पर 1% कमीशन मिलेगा, मतलब शुरू में कितने रुपए आपको और मिल सकते थे? ये 200 रुपए आपको और मिल सकते थे। 6800 रुपए मिले ही थे और 200 रुपए और मिल जाते तो भैया आपको टोटल कितना रुपया मिल सकता था? 7,000। और ये 7,000 जो रुपया मिला है ये पूरी बिक्री का कितने परसेंट हो जाता? ये पूरी बिक्री का हो जाता कितने परसेंट? 10%। बात समझिएगा, ये जो 7,000 रुपया मिलते ये पूरी बिक्री का कितने परसेंट हो जाता? ये पूरी बिक्री का हो जाता 10%। और अब आपके सामने आंसर आ चुका है, क्वेश्चन बन चुका है आपका क्या, कि यदि इतने परसेंट बराबर इतना, देखिएगा क्वेश्चन बन चुका है कि यदि इतने परसेंट बराबर इतना, उसे पूछा पूरी बिक्री बताइए, तो जो भी बिक्री होगी वो 100% होगी। तो सीधे सुनिए, यदि इतने परसेंट बराबर इतना तो 100% बराबर कितना? तो जल्दी से कैलकुलेट करेंगे, 7,000 गुणे 100/10 और कैलकुलेट करके अपना डायरेक्ट आंसर बता देते हम कितना? 70,000 रुपए। वेरी गुड। आशा करते हैं इस प्यारी सी बात को भी आपने सीखने का प्रयास किया है, और अगर समझ में आई है तो अच्छी बात, और अगर नहीं आई तो जल्दी से एक नजर और देखिएगा, क्योंकि इसके बाद इस बात पे हमें अभ्यास भी बहुत जोरों से करना है, बहुत स्पीड से अभ्यास करना है। वो कह रहा था कि कह रहा है कि कुल बिक्री पर 9% कमीशन है, कह रहा है 20,000 से ज्यादा पर 1% ज्यादा बोनस मिलता है। तो अच्छा एक बात ये बताइए, 20,000 से ज्यादा बिक्री पर 1% बोनस मिलता है, 9% आपको पहले ही मिल रहा था, और ज्यादा पर 1% बोनस मिलता है, तो 1% बोनस का मतलब आपको टोटल कितना परसेंट मिलता है? 10%। तो हम अगर यही बात करें कि अगर हमें पूरी बिक्री पर 10% कमीशन मिले तो हमारा कितना रुपया बनेगा? अगर पूरी बिक्री पर 10% कमीशन मिले, तो जब पूरी बिक्री पर 10% कमीशन मिलेगा तो शुरू के 20,000 पे भी 1% अभी बचा है, शुरू के 20,000 पर 1% और मिल जाता। तो भैया इस 20,000 पर 1% अगर मिल जाता तो 20,000 का 1% यानी कितना रुपया आपको और मिलता? 200 रुपया। आपको 200 रुपये और मिल जाते, 6800 रुपये आपको मिले ही है, 200 रुपये और मिल जाते, यानी टोटल रुपये आपके कितने हो जाते? 7,000। और ये 7,000 रुपया होते वो क्या होते? ये पूरी बिक्री का कितने परसेंट होता? 10%। ये 7,000 रुपये होते थी, पूरी बिक्री का 10% होता, यानी कि 10% बराबर 7,000, तो कुल बिक्री होगी 100%, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 70,000 रुपये। वेरी गुड। आशा करते हैं आप कुछ नया और कुछ अच्छा सीखने का प्रयास कर रहे हैं, और आप सीख भी रहे हैं। और अगर आप सीखने की शुरुआत कर चुके हैं तो इस पे और अच्छी तरीके से एक्सपर्ट बनने के लिए आइए मिलते हैं सेम टू सेम एक और नए क्वेश्चन, सेम टू सेम एक इसी क्वेश्चन से जल्दी से आप लोग भी लगाइएगा, क्योंकि जब भी रास्ता नया होता है तो उस रास्ते पे 1-2 बार तो चलना बनता ही है। तो उसने बोला है सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है, कह रहा पहले 12% कमीशन, और कह रहा 15,000 रुपए से ऊपर पर कह रहा 1% बोनस मिलता है, 1% बोनस मिलता है, यानी कि 15,000 के ऊपर उसे 13% मिलने लगता है। लेकिन ये 13% कब मिलता है? 15,000 से ऊपर पर, और 15,000 तक आपको मिलता है 12%। उसे बोला है यदि उसकी कुल आमदनी 7650 रुपए है तो उसकी बिक्री बताइए। अब देखिए जल्दी से कैसे पकड़ना है। आप सिर्फ इतना देखिए, आप सिर्फ ये मान लीजिए कि अगर पूरी बिक्री पर आपको 13% कमीशन मिलता, अगर पूरी बिक्री पर 13% कमीशन मिलता तो इसका मतलब है शुरू के जो ये 15,000 है उस पर अभी 1% कमीशन मिलना और बाकी है या नहीं? अगर हम कहते हैं पूरी बिक्री पर आपको 13% मिलता तो आपका मतलब ये हुआ कि शुरू के जो आपके 15,000 रुपए उस पर तो 12% मिला है, तो मतलब इस पे 1% और कमीशन मिलता। तो भैया 1500 पे अगर 15,000 पे अगर 1% कमीशन और मिल जाता तो भैया बताइए आपको कितना रुपया और मिलता? 150 रुपया। आपको 150 रुपये और मिल सकते थे, जबकि आपको मिले कितने हैं? 7650 रुपए मिले हैं। तो देखो आपको टोटल कितने रुपया मिल जाते? 0, 5 और 5 10,
एक बचेगी 7 और 1 8। तो भैया आपको टोटल जो रुपया बनता वो टोटल रुपया कितना बनता 7800। आपका जो टोटल रुपया बनता वो बनता 7800 और ये 7800 रुपया है ये कुल बिक्री का कितने परसेंट हो जाता 13%। जो 7800 रुपया होता है ये कुल बिक्री का 13% हो जाता। तो जब 13% बराबर इतना, तो जब इतने परसेंट बराबर इतना तो बिक्री होगी 100%। तो 100% बराबर कितना हो जाता 7800 गुणे 100/13। तो भैया इससे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा बोलिए, 13 छिंग कितने होते हैं 78। तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा 60,000। आशा करते हैं आपका भी यही आंसर आया था। अब इस क्वेश्चन को लगाने में आपको ज्यादा समय नहीं देना है और अगर आप ये बातों को समझ रहे हैं तो बिल्कुल समय नहीं लगेगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी ऐसा विश्वास है। और अगर फिर भी 1% आपको समस्या रह गई है तो एक नजर और देखिएगा, क्योंकि इसके बाद का क्वेश्चन आपको ही बताना होगा, इसलिए जल्दी से एक नजर और देखिएगा। उसे कहा कुल बिक्री पर 12% कमीशन है, 15,000 से ज्यादा पर 1% बोनस है। तो इसका मतलब है 15,000 तक आपको 12% मिलता है और 15,000 से प्लस जब जाओगे तो 1% बोनस का मतलब 13% मिलेगा। हम सिर्फ इतनी बात बनाते हैं कि अगर पूरी बिक्री पर हमें 13% कमीशन मिल जाए तो भैया क्या बात होगी। अगर पूरी बिक्री पर 13% आपको कमीशन चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शुरू के 15,000 है उस पर तो 12% कमीशन मिला है, मतलब यहां भी 1% कमीशन आपको और मिलता या नहीं। तो अगर इस 15,000 पे 1% कमीशन मिलता तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको 150 रुपया और बन रहे थे, आपको 150 रुपये और मिल जाते। 7650 रुपया मिले ही थे, तो 7650 रुपया आपको ये मिले थे, 150 रुपया आपको और मिल जाते तो मतलब आपके रुपया कितने हो रहे थे, आपके रुपया हो जाते 7800। और जो ये 7800 रुपये हो रहे थे वो कितने परसेंट हो रहे थे, वो होते कुल बिक्री के 13% के बराबर। और कुल बिक्री का 13% जो होता वो होता हमारा 7800। उसने पूछा कुल बिक्री बताइए, तो कुल बिक्री 100% होता। तो सीधे काट दो 13 78 और 4 0। तो कहने का मतलब आपका जो आंसर आया वो आंसर आ गया 60,000। अब आशा करते हैं यहां तक की हर एक बात आपने अच्छी तरीके से सीख भी रखी है और समझ भी रखी है। बताइएगा अब इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया है या नहीं, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया है तो इस क्वेश्चन पे एक बार और अच्छे से अभ्यास करने के लिए एक क्वेश्चन और बनता है बिल्कुल सेम। तो आइए इसी क्वेश्चन पे और अच्छे से अभ्यास करने के लिए मिलते हैं अपने सेम टू सेम एक नेक्स्ट क्वेश्चन से। आ गया है आपके सामने, अब आप लोग भी जल्दी से प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन है, 10,000 से ज्यादा पर आधा % बोनस मिलता है, मतलब 10,000 तक आपको जो मिला वो 5.5% मिला और 10,000 से प्लस पर कह रहा आधा % मिलता है, तो आधा % का मतलब 6% मिला। तो आप सिर्फ बात इतनी बनाइएगा कि अगर पूरी बिक्री पर आपको 6% कमीशन मिल जाए, अगर पूरी बिक्री पर 6% कमीशन मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि शुरू के 10,000 पर अभी आधा % आपको और कमीशन चाहिए, क्योंकि यहां तो 5.5 ही मिला है। तो भैया इस 10,000 पे आधा % आपको और चाहिए, तो इस 10,000 का आधा % देखो भैया कितना और रुपया आपको मिल जाएगा यहाँ। तो 0 0 0 0 2 से ही कटेगा, मतलब आपको 50 रुपये और मिलते या नहीं। शुरू में कितने मिले थे 1990, उसे 50 रुपये और मिल जाते तो देखो आपका रुपया कितना बन जाता 9 5 14। तो आपके 9 5 14 तो आपके जो रुपए बन जाते वो रुपए कितने बन जाते 2040। आपके जो रुपए बन जाते वो रुपए बन जाते 2040। और ये 2040 कितने % के बराबर होते, ये होते पूरी बिक्री के कितने % के बराबर 6% के बराबर। तो जब 6% बराबर 2040 है, तो जब 6% बराबर 2040 उसकी बिक्री पूछी गई, बिक्री कितने % होगी 100%। तो भैया सीधी सी बात, यदि इतने % बराबर इतना, यदि इतने % बराबर इतना तो 100% बराबर कितना 2040 गुणे 100/6। काट दीजिए 6 तिया 18, कितने बचेंगे 2 24 हो जाएंगे, 6 चौको 24 और 3 0। वेरी गुड। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर आ जाएगा 34,000 रुपए। आशा करते हैं अब इस प्रकार के क्वेश्चन को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा भी है और समझा भी है। और अगर इस क्वेश्चन को समझने में और किसी प्रकार की 1% भी कोई कंफ्यूजन या कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे आगे आने वाले एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और हर एक इंपॉर्टेंट बात इस बार हमें सीखनी आवश्यक है। और अपनी तैयारी को आपको अभी से ही सीरियस तौर पर स्टार्ट कर लेना है, क्योंकि जैसा कि आपको अच्छी तरीके से
पता भी है और आपको जानकारियां भी मिल रही हैं कि निकटतम भविष्य में आपके जो भी एग्जाम पेंडिंग पे डले हुए हैं या जो भी न्यू एग्जाम आने वाले हैं वो बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएंगे। और जब ये स्टार्ट होंगे तो ये आपको समझने का और आपको तैयार होने का मौका नहीं देंगे। पर्याप्त मौका हमें मिल रहा है अपने आप को सुधारने का और अपनी गलतियों को सुधार के अपनी आगे की तरफ अग्रसर होने का। तो उन्हीं चीज़ों के मद्देनजर रखते हुए आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सीरियस तौर पे सीखेंगे, क्योंकि इस समय हमारे पास और कोई बहुत ही सीरियस काम नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही सीरियस काम है कि जो भी हम सीख रहे हैं, कम भले ही सीख रहे हैं, लेकिन जो भी सीखें वो ऐसा सीखें कि इन फ्यूचर इसका हम बेनिफिट ले सकें। तो अगर आप इस सिलसिले में कंटिन्यू चल रहे हैं तो कंटिन्यू चलते हुए आइए मिलते हैं अपने एक और प्यारे से नए क्वेश्चन से। 6 लैंग्वेज काफ़ी बड़ी है क्वेश्चनों की, देखने से डर सा लगता है कि कौन इतना लंबा क्वेश्चन, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको सब आता है, आपको सब है। बस एग्जामिनर आपको लैंग्वेज में फंसाने का प्रयास करता है तो उसका प्रयास ज्यादा सफल ना हो पाए ये आपको प्रयास करना है। देखते हैं क्या कह रहा है। क्रिकेट टीम ने 2018 में 60 मैच खेले और फिर 2019 60 मैच खेले और कह रहा है और 60% मैचों में उसकी जीत हुई। और कह रहा है वर्ष 2019 में इस टीम ने लगातार कई मैच खेले और कह रहा है 2019 में जितने मैच खेले उन सब में उसकी जीत हुई। सही है, 2019 ही तक है, क्योंकि 2020 में तो कोई मैच खेल ही नहीं पाया होगा, वो तो आपको ही पता है। तो भैया यार 2018 और 2019 की बात चल रही है, तो देखते हैं, सीधा सा बात पकड़िए। कह रहा है 2018 में आपने 60 मैच खेले और 60 में कह रहा 60% में जीत हुई। कह रहा है 2018 में आपने 60 मैच खेले और कह रहा 60% में जीत हुई है। तो भैया आप पहले ये देखो आपकी कितने मैच आप जीते हो। 60 में 60% जीते तो 60 का 60% भैया कितना होता है 36। मतलब आपने कितने मैच जीते 36, मतलब आपने 60 मैच खेले और 36 मैच जीते। बताओ कोई दिक्कत किसी को? उसने बोला है कि 2018 में 60 मैच खेले और इन 60 मैचों में कह रहा है 60% में जीत हुई, तो 60 का 60% यानी कितने मैच जीते आप 36। और कह रहा है 2019 में आपने कई मैच खेले, कितने खेले पता नहीं, लेकिन कई खेले। हमने मान लिया जो खेले आपने वो खेले x। तो अगर आपने x मैच खेले तो देखिए आपके टोटल मैच कितने खेले, 60 ये खेले थे, x और खेले, तो भैया आपने टोटल कितने मैच खेले 60 + x, यही तो खेले। और कह रहा है जितने मैच खेले वो सब जीत गए, सब जीत गए। तो आप देखो टोटल कितने मैच जीते हो, 36 पहले जीत चुके थे, x और मैच जीत चुके हो, क्योंकि सब जीते हो, तो आपने टोटल मैच कितने जीते हैं 36 + x। बताइए इस प्यारी सी छोटी सी लाइन आप समझ रहे हैं या नहीं? एक बार फिर से देखिएगा। कह रहा है कि 2018 में 60 मैच खेले तो 60 का 60% आप जीते हो, तो 60 का 60% भैया कितना होता है 36 मैच जीते। 2019 में कई मैच खेले, हमने मान लिए x मैच खेले और कह रहे जितने मैच खेले वो सब जीते, तो x खेले तो x मैच भी आपने जीते। आपने टोटल मैच दोनों साल में इतने खेले, आप टोटल मैच इतने जीते, वो क्या कह रहा है आगे पढ़िए, और सभी मैचों में उसकी जीत हुई। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, तब दोनों वर्षों को मिलाकर कह रहा है जीत का प्रतिशत 90% हो गया। कह रहा दोनों सालों में आप टोटल 90% मैच जीते हो, मतलब आपने जितने मैच खेले हैं उसका जो 90% है वो आप जीते हो। आपने मैच इतने खेले हैं, जीते आप इतने हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो 90% है ना, जो इसका 90% है वो किसके बराबर है, इसके। बताइए ये प्यारी सी लाइन समझ में आई या नहीं? मतलब जो भी मैच खेले हैं उसका जो 90% है वो किसके बराबर होगा, इसके। बस अब तो खत्म हो गया, x की वैल्यू निकालते हैं। आइए जल्दी से एक बार इस लाइन को और बना के देखते हैं। कह रहा शुरू में 60 मैच खेले, 60 का 60% जीते, यानी कि 36 मैच जीते। नेक्स्ट ईयर आपने कई मैच खेले, हमने मान लिया x मैच खेले, तो भैया कह रहा है जितने खेले सब जीते, मतलब x मैच जीते। तो कहने का मतलब आपने टोटल मैच खेले इतने हैं, जीते आप इतने हो, और वो कह रहा आपके जीत का प्रतिशत, वो कह रहा आपके जीत का प्रतिशत 90% है। कहने का मतलब जितने मैच आप खेले उसका जो 90% है वो आप जीते हो, और इसका 90% किसके बराबर है, इसके। अब बताइए ये बात समझ में आई या नहीं? बस अब क्या बचा, कैलकुलेट कीजिए जल्दी से। 0 से 0, 9 का इधर गुणा कर रहे, 10 का इधर गुणा कर रही है, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। तो आ जाइए 9 छिक्का 54 + 9x बराबर, ये उस तरफ जाएंगे 360 + 10x, यही तो होगा। भूलिए हाँ या ना? अब पक्षांतर करके x वैल्यू निकाल लिए। अच्छा बताइए 10 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे, x। 10 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे, x। और उसके बाद 540 में से जब 360 घटाएंगे,
बताइएगा जब 540 में से जब 360 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 180। सही है। कहने का मतलब आपने जो नेक्स्ट ईयर मैच खेले हैं वो 180 खेले, और उसने पहले ही बोला था जितने खेले उतने जीते, तो इसका मतलब जीते भी हैं वो भी आपने 180 ही जीते हैं। आशा करते हैं आप सभी का यही आंसर आया था, और अगर आंसर आने में कोई भी प्रॉब्लम थी तो आज के बाद इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगी। आज के बाद जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप इसे बहुत ही आसानी से मुस्कुराते हुए लगा भी लेंगे। और अगर आपने इस सीखने के सफ़र को कंटिन्यू बनाए रखे हैं तो इसी कंटिन्यूटी में आगे बढ़ते हुए आइए मिलते हैं एक और प्यारे से क्वेश्चन से। एक और आया, इसकी लैंग्वेज भी है, आज थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं डरना क्योंकि आपको इस सभी क्वेश्चनों की बेसिक जानकारियां पहले से ही हैं। हमने जीरो से चलना शुरू किया था, इस सफ़र में आगे बढ़ते बढ़ते आज इस लेवल पर आ चुके हैं। अगर हम जीरो से चलते हैं और अपने सफ़र को सधे कदमों से आगे बढ़ाते हैं तो हमें किसी भी लेवल तक पहुंचने में किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आती हैं। देखते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत सरल, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा, रमेश का वजन 65 किलोग्राम है, वह बीमार पड़ जाता है और तब उसका वजन 20% कम हो जाता है। बहुत टेंशन है। कह रहा बीमारी ठीक हो जाने के बाद उसका वजन पुनः 25% बढ़ जाता है। चलो अच्छी बात है। फिर कह रहा वह पुनः बीमार पड़ जाता है, फिर से एक टेंशन, और कह रहा है तथा उसका वजन पुनः 15 किलोग्राम कम हो जाता है। ज्यादा बीमार पड़ रहा है ये। देखते हैं क्या है, लेकिन आप अपने आप का ख्याल रखिएगा। तो देखते हैं क्या है। उसने बोला है कि उसका वजन पहले 65 किलोग्राम है। कह रहा है जब वह बीमार पड़ता है तो उसका वजन 20% कम हो जाता है। तो भैया हर चीज 100% होती है, उसमें अगर कमी होगी तो 100 से घटा के लिखोगे, वृद्धि होगी तो 100 से जोड़ के लिखोगे। उसने बोला है 20% कमी, तो 20% कमी का मतलब कितना हो गया 80%, तो 80/100। कह रहा बीमारी ठीक हो जाने के बाद उसका वजन 25% पुनः बढ़ जाता है, तो 25% बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा 125/100। होगा या नहीं? अब देखिए यहां तक, मतलब यहां तक एक बार जब बीमारी हुई और उसके बाद वो सही हो गया, उसके बाद देखिए उसके वजन पर क्या रिजल्ट रहा है। आप सिर्फ यहां तक क्वेश्चन देखिए कि जब एक बार बीमार हुआ और उसके बाद जब सही हो गया तो उसके वजन में क्या प्रभाव पड़ा। कह रहा पहले था आपका 65, बीमार हुए 20% कमी, तो 20% कमी का मतलब 80%। बीमारी सही हो गई 25% बढ़ गया, 25% बढ़ गया 125%। बताइए कोई दिक्कत किसी? बस काट दीजिए 25 पंचे 25 चौको, ठीक है, और काट दीजिए 5 से काटेंगे 20 बार और 20 चौको 80, 4 से 4 कट गया। ले मतलब वो 65 का था और घूम फिर के भैया वो कितने का हो गया 65 का ही हो गया। मतलब कुछ नहीं हमें परेशान कर गया। मतलब वो 65 का पहले था, बीमार हुआ, वजन कम हो गया, फिर बीमारी सही हो गई, मतलब फिर वहीं पहुंच गया। मतलब 65 का था, घूम फिर के वो 65 का ही हो गया। हाँ, अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है वह पुनः बीमार पड़ जाता है तथा उसका वजन पुनः 15 किलोग्राम कम हो जाता है। इस बार कह रहा है वह पुनः बीमार पड़ जाता है और उसका वजन पुनः 15 किलोग्राम कम हो जाता है। मतलब पहले 65 था, उसमें 15 किलोग्राम की कमी हो गई। अच्छा बताइए 65 था, हो चुका था, उसमें जब 15 किलोग्राम की कमी हो जाएगी तो भैया वजन कितना बचेगा 50 किलोग्राम। अब उसका वजन 50 किलोग्राम हो गया तो देखिए क्या पूछ रहा है, तो आरंभिक वजन प्राप्त करने हेतु उसे अपने वजन को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। आज उसका वजन 50 किलोग्राम हो गया है, आरंभिक वजन प्राप्त करना है तो आरंभिक वजन उसका कितना था 65 किलोग्राम। भैया आज वजन हो गया है 50 किलोग्राम, आरंभिक वजन था 65 किलोग्राम। तो पूछ रहा है बताइए उसे अपने वजन को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। अरे कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा ये तो बात की बात है, पहले आप ये तो बताओ कितना बढ़ाना होगा, कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा ये तो बात की बात है। आप पहले ये तो बताओ कितना बढ़ाना होगा। 50 था 65 हो गया, कितना बढ़ाना होगा 15 बटे इस समय कितना है, तो इस समय भैया है 50 और गुणा किसका करोगे 100 का, तो 50 दूनी 100 और 15 दूनी 30%। वेरी गुड। कहने का मतलब उस व्यक्ति को, उस रमेश को अपने वजन को 30% बढ़ाना होगा। आशा करते इस बात को भी आपने बहुत ही अच्छी तरीके से मुस्कुराते हुए समझ ली है, और अगर समझने में थोड़ा भी इशू आया है तो एक बार एक नज़र और देखते हैं क्या कह गया वो। कह रहा पहले वजन था 65, बीमार हो गया 20% कम हुआ यानी कि 80%, फिर उसके बाद कह रहा 25% पुनः बढ़ गया 125%, मतलब घूम फिर के वो फिर से 65 के हो गए। अब कह रहा जब वो पुनः बीमार हुआ तो कह रहा उसका वजन 15% कम हो गया, तो भैया 65 से 15% जब कम हो गया मतलब अब उसका वजन कितना रह गया 50।
अब कह रहा आरंभिक वजन प्राप्त करना है, बताइए वजन कितना बढ़ाएं। भैया आज 50 है, आरंभिक वजन हमें 65 करना है। भैया 50 है, 65 करना है, कितना बढ़ाना होगा 15 बटे इस समय कितना है 50 और गुणा कर देंगे 100 का और कैलकुलेट कर देंगे और अपना राइट आंसर आ जाएगा कितना 30%। आशा करते हैं कि आज मैथ में इस परसेंटेज चैप्टर के लगाए हुए सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना इन फ्यूचर अब नहीं करना पड़ेगा। अभी हम परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन सीखने के बाद उन सभी बेसिक क्वेश्चनों को मर्ज करते हुए किस किस प्रकार से एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछता है हम उसकी बात कर रहे हैं। और इसी प्रकार से एक क्लास आपकी इसी पैटर्न पर बिल्कुल सेम टू सेम और होगी। कहने का मतलब नेक्स्ट क्लास में भी हम परसेंटेज में किसी एक थीम को ना लेते हुए हमारे कंपटीशन के एग्जाम में वो XYZ किसी का भी कंपटीशन हो, वो छोटे से छोटे लेवल का हो या बड़े से बड़े लेवल का हो, उन सभी प्रकार के कुछ कंपटीशनों में हमारे इस चैप्टर से जिस जिस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते होंगे उन सभी क्वेश्चनों को हम लगाएंगे। तो चलिए, लगता है कि आज का हमारा और आपका जो समय है वो यहीं ओवर होता हुआ हमने सीखने का सफ़र को प्रारंभ कर दिया है और इस सफ़र को हम कंटिन्यू अवश्य बनाए रखेंगे। लेकिन हाँ, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बना चुके हैं ऐसा हमें विश्वास है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही सीरियस तरीके से कंटिन्यू बनाइए, क्योंकि आपका सीरियस होना इस समय आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि मंजिल तक पहुंचने में कंटिन्यू भी जरूरी है, लेकिन वो कंटिन्यू सीरियस तौर पे होना चाहिए। और इसी कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए आप सभी लोग अपने इस चैनल में जो आपकी क्लासें होती हैं, जो आप रोज पर डे सीखते हैं, हमें पता है कि आप अपना इस बिजी शेड्यूल से समय निकालकर अपना समय निकालकर आप इन क्लासों को अवश्य देखते हैं। लेकिन अभी आपका जो क्लासों का देखने का और पढ़ने का जो समय है वो फिक्स नहीं है, और जब तक कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है तब तक उस पर कंटिन्यू बनाना थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है। तो इस वजह से आपकी क्लासों का जो शेड्यूल है या अपने माइंड में पहले से ही रखिएगा। आपने शेड्यूल जो भी आपका दैनिक टाइम टेबल है उस दैनिक टाइम टेबल में इन शेड्यूल को भी सेट कीजिएगा। आपकी पर डे एक क्लास, हर वर्किंग डे में पर डे एक क्लास सुबह 11 बजे आप सभी लोग तैयार रहा करें। सुबह ठीक 11 बजे आप सभी लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू बनाएं, अपने टाइम को फिक्स कीजिए, क्योंकि जब तक अपने हम टाइम को फिक्स नहीं करते हैं तब तक कंटिन्यू बनाए रखना ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। तो इस वजह से आप प्रत्येक डे पर डे सुबह ठीक 11 बजे, उसके बाद शाम को ठीक 5 बजे 2 क्लासों को आप पर डे अपने कंटिन्यू शेड्यूल में सेट कीजिए। और इन दोनों क्लासों के बाद आप दिन भर में जितना सीखते हैं, जो भी सीखते हैं और आपने जो भी पुरानी नॉलेज ले रखी है उन पुरानी नॉलेज पे और अच्छे से अभ्यास करने के लिए पर डे ठीक 7 बजे आप अपने टाइम को भी अपने माइंड में नोट रखिएगा। पर डे ठीक 7 बजे आप अपने टेलीग्राम चैनल में होने वाले पर डे स्पीड टेस्ट को भी ज्वाइन कीजिए, जिससे आप अपनी स्पीड को बेहतर कर सकें। क्योंकि आज का दिया हुआ आपका एक एक पल भविष्य में आपके बहुत बड़े समय को बचाएगा। तो आशा करते हैं आपने ये सभी टाइम अभी अपने माइंड में सेट कर लिए होंगे। आप अपने बिजी शेड्यूल में इन टाइमों को भी सेट कीजिएगा, क्योंकि जब तक टाइम हम सेट नहीं करेंगे हम कंटिन्यू नहीं हो पाएंगे। तो याद रखिएगा, सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे और शाम को 7 बजे आपको अपना शेड्यूल से टाइम निकालते हुए अपना थोड़ा सा समय अपने स्वयं के लिए भी देना है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपने ये सभी बातें बहुत ही ध्यान से सुनी भी हैं और समझी भी हैं, और ये विश्वास भी करते हैं कि आप इन बातों पर चलते हुए अपनी मंजिल को अवश्य पाएंगे। तो अब हमारा और आपका आज का सफर यहीं पर ओवर होता हुआ हमारी और आपकी अगली मुलाकात एक बार फिर से होगी इसी चैप्टर में इसी प्रकार के क्वेश्चनों के साथ, नई उमंग और नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।